नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली जेएंडके और मैं हूं विकास अब्रोल। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया जो है इससे कहीं ना कहीं निपटने की कोशिश कर रही है। आतंकवाद एक सवाल ये खड़ा करता है कि आतंकवाद की वजह से जो एक सोच है उसमें निर्दोष लोगों की जान लेना कहां तक जायज है और ये कब तक चलता रहेगा। खासकर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार टेरर स्पॉन्सर कर रहा है, भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसको अब लगाम लगाने की जरूरत है। और इसी को लेके बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन अनिल गौड़। और अनिल गौड़ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। अनिल सर, मैं जानना चाहूंगा कि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद स्पॉन्सर कर रहा है और कितनी बार इसको जवाब दिया गया है, कितनी बार इसने मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, उसके बावजूद ये सुधर नहीं रहा। हाल ही में देखिए, अब एक बार फिर से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। किस तरह से इस चीज पे लगाम लगाया जाए, किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए? विकास जी, देखिए, सवाल आपका तो बड़ा जायज है और ये सारी हिंदुस्तान की जनता का और उसके अलावा दुनिया के अंदर भी सब लोगों का है जो जो भी सोच रखते हैं कि ये आतंकवाद जो है, जो अभी जो चल रहा है सारी दुनिया के अंदर, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको कैसे किया जाए। जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान की सोच जो है ना, जब पाकिस्तान बना था उस टाइम से उनकी सोच यही है कि भाई देखिए, हम तो जो है ये तो हमें अल्लाह ने दे दिया है देश, और हमें जितना ये मुस्लिम ममालिक मतलब मुस्लिम स्पीकिंग एरिया स्पेशली कश्मीर वगैरह जो है वो हमारे साथ होना चाहिए। और उससे उसकी सारी कार्रवाई जो है वहां से शुरू हुई। अब उसके साथ साथ हुआ क्या, बड़ी कोशिश की इन्होंने। 5, आप देख लीजिए, 5 जंग किए, 47, 65, 71, करगिल। करगिल के बाद में फिर उसके बाद में फिर इन्होंने कोशिश की वो सरकरी वगैरह के इलाके में घुसने की, वहां भी मुक्की खाई। तो इसलिए इनके जो ओवरऑल जो चीज है ना, वो एक ही मकसद था इनका कि किसी तरीके से हम कश्मीर को हथिया लें। अब जब नहीं हुआ तो उसके बाद में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया। अब ऑपरेशन जी टोपैक क्या था? बेसिकली उन्होंने कहा जी, हम अब कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सकते हिंदुस्तान के साथ, तो हम वॉर ऑफ 1000 कट्स करेंगे। अब इसके दौरान बीच में क्या हुआ, रशिया ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान। जब रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान, तो जिमी कार्टर थे प्रेसिडेंट यूएसए के। सीआईए ने बैठ जी के वहां पे एक स्कीम बनाई उनके साथ में। उन्होंने कहा जी, ये रशिया को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, हम अपने लोग तो भेज नहीं सकते, फौज तो भेज नहीं सकते वहां पे एकदम। तो हम ऐसे है कि ये जो लोग हैं वहां पे, कबायली कबूली हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर, उनको हम जरा मोटिवेट करेंगे, ये जो खैबर पख्तून वगैरह इलाके के अंदर, और वो करेंगे। इसमें उन्होंने आईएसआई को अपने साथ मिलाया और आईएसआई भी मिल गई। $500 मिलियन जो है बिना सैंक्शन के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने सीआईए को दे दिया, बिना सेनेट के सैंक्शन के। और तब ये शुरू हो गया, ये इन्होंने ये सारे इकट्ठे करके तालिबान बनाना शुरू किया। उस टाइम ये था जी कि भाई पाकिस्तान बड़ा खुश था कि वो बिल्कुल जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था, वो तो चाहता था कि अमेरिका हमारे पास डिपेंडेंट रहे, तो हम थोड़ा हमारे पैसा पूसा आता रहे। अब पैसा जो है वो लोगों के पास तो पहुंचता नहीं था, वो जो अपर क्रस्ट है इनका, या फौज है या पॉलिटिशियंस है, वो खा जाते हैं, और वो आपके सामने आज है सारा। तो ये कार्रवाई शुरू हुई। अब वो जो तालिबान शुरू हुआ वहां से, वो टेररिज्म जो है ट्रेनिंग वगैरह उनकी पाकिस्तान के अंदर होती रही, और वो वहां से बड़े खुशी खुशी उसके बाद वो लगे रहे। रशिया को तो भगा दिया इन्होंने। अब आगे बात कि बागडोर किसके पास जाएगी, वो तालिबान वगैरह कहने लगे जी हमारे पास। अमेरिका को जबरन जो है वो तालिबान के खिलाफ उन्होंने उनको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करते, जब उन्होंने ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट बनाई थी, तो तालिबान ने उनको कॉन्कर करके, मतलब एक हिसाब से उनके ऊपर सारा जो अपना तख्ता पलट करके तो ले लिया। तो उसके खिलाफ अब अमेरिका आ गया। जब अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड में आ गया, यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान बड़े मजे से बैठा हुआ था, उसने कहा जी हमारा काम चल रहा है। अब जब भी हिंदुस्तान ये लेता था ऊपर की, भाई देखिए टेररिस्ट वहां से भेज रहा है, तो अमेरिका
ने कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर, ना ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो दी। क्यों? क्योंकि उनका अपना मकसद था उसमें। अब ये जो चीज चलती रही, अब सारी कहानी जो है वो अब एक खत्म हो गई। 90 के दशक से आप देख लीजिए कश्मीर घाटी के अंदर बहुत इन्होंने आतंक मचाया, पर हिंदुस्तान के लोग, मैं कहूंगा हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जी जान लगा के जो है वो जो आर्म टेररिज्म था कश्मीर घाटी के अंदर वो खत्म किया। अब ये चंद जो है ये 70-80 के करीब जो है वो टेररिस्ट बचे हुए हैं, वो सारे पहाड़ों में छुपे हुए हैं, ये जो पीर पंचाल रेंजेस के अंदर, और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आप देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है 2-4 मारे जाते हैं, क्योंकि अब बर्फ गिर गई है, वो राशन वगैरह लेने आना होता है, तो उसके खिलाफ। इसके अलावा हिंदुस्तान ने एक और मुहिम चलाई कि इसको खत्म करने के लिए कि भाई आपका मनी ट्रेल और ये जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स वगैरह सारे। बट सबसे अंदर अब एक जो अब ये जो रिसेंट रेड फोर्ट का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसने सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो अभी तक कहते थे जी ये जो टेररिस्ट बने हैं या ये जो कश्मीर घाटी के लोकल यूथ भी जो बना है वो सारे कोई पढ़े लिखे नहीं थे इतने, वो सारे उसी हिसाब से थे कि जो जैसे वो वेस्टर्न मूवीज में होता है ना, वो वाइल्ड वेस्टर्न मूवी में गाने उठाई तो चलो जी वो चल पड़े हैं जी घोड़े के ऊपर, तो उस हिसाब से उनकी वो पिक्चरें भी वही पोस्ट करते थे, सोच भी वही थी। पर ये जो चीज हुई है इससे आंखें खोल दिए सारे जिसे कह सकते हैं जी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसे कहते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, बिल्कुल सही। जो वो आंखें खोल दी, और उसमें अब सारे सोचने लगे कि क्या बात है, ये क्यों ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर जो 6 साल लगाता है, पढ़ाई करता है, और उसमें वो ये जी जान से कहता है कि जी मैं लोगों की जान बचाऊंगा, ये सारे के सारे मिलके जो है ये सारे जो है इन्होंने जो इस हिसाब से प्लानिंग की, और सारे आपने देखिए कितना 2 टन यूरिया इकट्ठा किया, सारा कुछ किया, और पाकिस्तान के जो आईएसआई और दूसरे जो है इवन आईएसआईएस के साथ में इनके लिंक्स थे, तो सारे। अब इस चीज में जो है ये जो चीज जो सामने आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है, और लोगों को, कई लोगों को हैरान भी करती है, और कोई लोग उसको मानते भी नहीं है, क्योंकि वो सोचते नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो बात वही आ जाती है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स, पीछे देखा हमने बेंगलोर में एक ब्लास्ट हुआ था कुछ समय पहले कैफे में, उसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो इंजीनियर था, इनको रेडिकलाइज करना इतना इजी कैसे हो गया पाकिस्तानियों के लिए, या ये जो सो कॉल्ड जो वहां पे इनके आतंकवाद के ठेकेदार बैठे हैं, क्योंकि ये बच्चे देखिए पढ़ के आ रहे हैं फिर भी वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है ये, मतलब उनकी सोच पर, या क्या कहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसे लोगों का सहारा ले रहा है जो स्कॉलर्स टाइप हैं, उन्हीं को आतंकवाद में धकेल रहा था कि वो आगे से ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो है आतंकवाद की तरफ धकेल सके। देखिए ये जो रेडिकलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं ना, बेसिकली ये फंडामेंटल रेडिकलाइजेशन है, रिलीजियस जो है रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि इन लोगों को भी आप देखिए, वो जो एक वो जो क्या नाम है इमाम बना हुआ है, उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, जो पहले वो वेटनरी के डिपार्टमेंट में होता था, वहां से रिजाइन करके वो इमाम बन गया, वो भी इनके साथ मिला हुआ है, और उसी ने इनको रेडिकलाइज किया। क्योंकि देखिए मेरा एक मानना बहुत क्लियर है, वो भी अरेस्ट हुआ है, अभी जेल के अंदर है, तो उसी ने इनको रेडिकलाइज किया, और उसी ने फिर वहां से, क्योंकि वो कहते हैं एक मछली जो है वो तालाब को गंदा करती वाली बात है, तो उसी ने इनको रेडिकलाइज किया, और ये सारे हुए। और अब मेरे को समझ नहीं आती कि जब ये सारा कुछ करने के बाद फिर वहीं के वहीं हम आज आगे वहीं खड़े हो जाते हैं, जब ये बात उठती है कि भाई रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। अब कहीं ना कहीं तो हमें ये देखना है ना, क्यों। आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है आज की डेट में, वहां पे इतना जो खून खराबा हो रहा है वो कौन कर रहा है? वहां ना आरएसएस है, ना वहां बीजेपी है, ना वहां कोई संघ के आदमी है, ना वहां हिंदू है, वो आपस में वो कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चीज है, एक बात अभी भी देखी गई है, 2 दिन पहले एक देखा गया कि लश्कर का एक गुजरावाला में प्रोग्राम था जिसमें हमास के कुछ लीडर भी, बड़े नेता जो थे वो भी उसमें शामिल हुए।
तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक अपना जो इनका आतंकवाद का गिरोह नेटवर्क जो है इकट्ठा हो रहा है, ये सिंडिकेट पूरा बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी जरूर है। भारत के लिए तो खतरे की घंटी है बहुत जरूर, मुझे तो एकदम आप कहती है घंटी, मैं तो कहूंगा वहां तो अलार्म बेल ऐसे बज रही है कि वो तो कह रहे हैं कि भाई आप जाग जाओ, नहीं तो आपका तो बहुत बुरा हाल होना। क्यों? देखिए आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तून के इलाके में जो है पाकिस्तान फौज मारी जा रही है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही है उनकी पश्तूनों की। इधर नीचे जो है बलूची जो है वो फौज को मार रहे हैं। तो सूनर और लेटर आप देखिए यहाँ पे जो है ये जो चीज है, अगर जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसका एक पूरा मुद्दा ये है कि जी हमने तो शरिया लॉ जो लॉ कायम करना पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक सक्रिय मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन तो ये हो गई। अगर इनमें से कोई भी जो है टेक ओवर कर जाती है पाकिस्तान को, और वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने देखा, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए अमेरिका किस तरीके से एकदम 2 दिन में भागा है वहां से, क्योंकि ये जो चीज है बांग्लादेश में इसी तरह के हालात है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां पे देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि ये हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जैसे जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था राजनाथ जी ने कि जी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान अपने ही ये जो जाल में फंस गया हुआ है कि जो इसने टेररिस्ट तैयार किए वो ही उसके आके आज वो अंग्रेजी में था ना वो फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर जिसने क्रिएट किया, सबसे पहला आदमी किसको मारा, उसने उसी डॉक्टर को मारा जिसने उसको बनाया था। यहाँ पे भी वही हाल है, वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर भी वही हाल है। आईएसआईएस जो है ये जो है अपना सदाम हुसैन वगैरह जो है वो प्रमोट करने के चक्कर में थे, वो वहीं से मार के आज वो आईएसआईएस वहां चल रहा है। तो ये जो चीज है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि एक बारी अगर ये जो है पाकिस्तान ओवररन हो गया इनसे, तो फिर हमारा जो आप देख लीजिए हमारा कितना लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस सारे के सारे में हमें जो है वो परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये लोग जो है मानने उस हिसाब से नहीं मानने वाले। हमने आज आप देखिए तालिबान जो है ठीक है वो टेररिज्म बाहर नहीं फैला रहा, दूसरी जगह नहीं कर रहा, पर एक टाइम था जब यही तालिबान है या वही जो अब आज सीरिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भी एक नामी अपना टेररिस्ट थे, उनके ऊपर एक बाउंटी रखी हुई थी। शरिया कानून तो चला ही रहा है ना अफगानिस्तान में, बिल्कुल वो वही चला रहा है ना, शरिया कानून चला रहा है, और यही चीज जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर चले। पर जब ये शरिया चलेगा आप देखिए उसके बाद क्या है, इनका सबका जो एक टारगेट है वो है गजवा हिंद। गजवा हिंद मतलब कि हिंदुस्तान को जो है आप देख लीजिए इतिहास बताता है कि इस तरह जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अटैक हुए हैं मुसलमानों के से, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनका एक ही मकसद था कि हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा दें और यहाँ पे हम जो है पूरी एक मुस्लिम सनत जो है सल्तनत जो है वो कायम करें, पर वो हुआ नहीं और ना ही वो होगा। तो ये जो चीज है ये एक आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसका हमें जो है अभी से ही तैयारी करनी है, क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ ये है, तीसरी तरफ आप बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हुआ है। बांग्लादेश में आज वही हाल हो गया कि हिंदुओं को जो है चुन चुन के मार रहे हैं वहां पे, हालांकि वो कहते नहीं जी यहाँ पे हम नहीं कर रहे, पर आपके सामने है हर रोज या दूसरे तीसरे दिन एक आधा हिंदू जो है वो उनको मार रहे हैं। तो ये जो चीज है ये सारी सोच की वजह है और कोई वजह नहीं है। सोच जो जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये चलता रहेगा। अब मेरे को लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कतर इसको स्पॉन्सर कर रहा है सारी दुनिया के अंदर, और वो भी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो हम चाहे उसको जिस मर्जी नाम से देख ले, उसके तार जो हैं ये सारों के सारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी सोच यही है कि भाई जो हमने कायम ये पूरे विश्व के अंदर हमने जो है जो इस्लाम जो है वो पूरा फैला के उसको कवर करना है। जब ये बात होगी तो फिर देखिए हर बारी यही चलता रहेगा, वो कुछ मानने वाले तो नहीं है। तो इसलिए उसमें बैठ के सोच करनी चाहिए कि भाई क्या करना है इनको, कि भाई आप जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, मैं तो हैरान हूं कि अभी इतने सालों से इतने लोग मारे गए। आप देखिए वहां पे साउथ अफ्रीका में, यमन में कितने लोग मारे गए हैं,
4 लाख से लेकिन ऊपर मारे। भारत ने लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्ट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से आतंकवादियों को वहां पे मारा गया, उनके टेरर कैंप्स को जहां तबाह किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए भारत में उसके बाद आतंकवाद, जब आतंकवादी छुपते फिर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब वो बाहर खुल के सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको निर्देश कहीं से नहीं मिल पा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें और करनी पड़ेंगी ताकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को एटलीस्ट स्पॉन्सर करना भारत की तरफ बंद करे। देखिए मैं तो एक चीज कहूंगा कि सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है कि वो उसका एक ही तरीका है कि आपने अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक जो की है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने जो है इनके स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है उनको नहीं टारगेट किया, सिर्फ वो 11 एयरफील्ड हमने टारगेट किए, वो भी हमने 9-10 की रात के बीच में किए। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा था कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, उसने तैयारी कर रहा है, उसकी सोच ये है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर पूरी जंग छेड़ देंगे, तो इसीलिए वो किया था, एक मैसेज दिया था उनको। मेरा मानना ये है कि जब तक ये मुल्ला मुनीर, मैं तो उसको फील्ड मार्शल नहीं कहता, मैं तो उसको मुल्ला मुनीर कहता हूँ, जिस हिसाब से उसने अपने प्रवासी जो पाकिस्तानी है उनको जो स्पीच दी, तो जब तक ये है तब तक तो ये मुश्किल है। या तो हम सीधा टारगेट करें, अब जैसे अमेरिका ने किया, वहां से वेनेजुएला से मदुरो को उठा के ले आए, तो आपने उठाया नहीं है तो आप इसको खत्म ही कर दें, सारी जो लीडरशिप है इनकी, नई लीडरशिप जो है उसको, क्योंकि देखिए एक इनका जो लीडर है इमरान खान, उसको उन्होंने बंद किया हुआ वहां पे, और इमरान खान जो है एटलीस्ट वो आए उधर तो चलो फिर बातचीत हो सकती है, तो ये चीज है, या दूसरा कोई लीडर आए, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट जो है अनिल जी, एक तरह से हम पूरी तरह ये कह सकते हैं कि जब तक आतंकवाद जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना है, जब तक उसको पालने पोसने वालों को अगर हम इस कटघरे में नहीं खड़ेंगे, तब कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक चीजें सुधरनी बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस चीज पे जरूर कमेंट करके लिखेंगे कि क्या आतंकवाद को किस तरह से भारत जो है वो टैकल कर रहा है, उसमें क्या क्या किया जाए, या आतंकवाद किस तरह से खत्म हो सकता है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। अनिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करो मेरे दर्शकों को ये एपिसोड आपकी पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। तब तक के लिए नमस्कार।